नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और 7 चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण जहां से चुनाव का प्रारंभ हो रहा है वो इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। गन्ना बेल्ट के नाम से ये मशहूर ये इलाका बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा निर्णायक अखाड़ा बना हुआ है, जहां पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल बीएसपी के साथ खड़े हैं। कभी बहुजन समाज पार्टी का ये इलाका बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका रहा है, लेकिन 2014 के चुनाव में सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में एक तरफा जीत हासिल की थी। 2017 में भी कमोबेश यही हालात रहे और इस पूरे एरिया में वर्टिकल डिवीजन वोटों का हुआ और 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र से प्रचंड बहुमत मिला। इतना मिला कि बीजेपी ने खुद कल्पना नहीं की थी। दरअसल मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो सियासी, जातीय, सामाजिक समीकरण है वो एकदम बदल चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव जिन मुद्दों पे लड़ा जाता है वो दरअसल वास्तविक मुद्दे नहीं, इमोशनल मुद्दे ज़्यादा होते हैं। यही कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति मध्य, दक्षिण और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है? दरअसल कैराना और नूरपुर का उपचुनाव जीतने के बाद से गठबंधन को बहुत उम्मीदें हैं कि इस क्षेत्र में उसको व्यापक जन समर्थन हासिल होगा। बीजेपी को भी पता है कि अगर इस क्षेत्र में थोड़ा सा भी कमजोर हुए तो बाकी बचे 6 चरणों में उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव का माहौल यहीं से बनता है। हर बार चुनाव हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर चलता है, इस बार भी कमोबेश वही हो रहा है। बीजेपी बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो जरा से भी ढिलाई इस क्षेत्र में करे, इसलिए बाकी उत्तर प्रदेश के मुकाबले इस क्षेत्र में प्रत्याशी चयन के मामले में अत्यधिक सतर्कता बीजेपी बरत रही है, क्योंकि तमाम ऐसे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको लेकर क्षेत्र में नाराजगी है, जिनको लेकर नकारात्मक प्रभाव क्षेत्र में है और बीजेपी नहीं चाहती कि उसको कोई नुकसान हो। दूसरा, ये क्षेत्र उन मतदाताओं का भी है जो हर चुनाव में 10 से 12% का वोट शेयर ऐसा है जो फ्लोटिंग वोटर्स है, विशेष तौर पर इस क्षेत्र में अधिक है। आपको पूर्व में या दक्षिण में या रुहेलखंड में ऐसे मतदाता नहीं मिलेंगे, लेकिन पश्चिम के मतदाताओं में फ्लोटिंग वोट का पैटर्न बहुत ज़्यादा है, 10 से 12%। ये ऐन चुनाव के पहले तय करते हैं कि ये किधर जाएं। प्रत्याशियों के नाम पर भी यहाँ 4 से 5% का वोट आराम से बनता या बिगड़ता है। लिहाजा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ की पॉलिटिक्स है। यही कारण है कि कभी इस इलाके के सरताज रहे अजीत सिंह को 0 सीटें मिली, कोई सीट नहीं आई, अपनी सीट तक हार गए, बागपत तक हार गए। सिर्फ छपरौली की विधानसभा सीट 2017 में जीतने में कामयाब रही, जिसमें को भी बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया, वहां के एमएलए को भी। तो आप कल्पना करिए कि इस क्षेत्र का वोटिंग पैटर्न क्या है। बिल्कुल एक तरफा है, जिसके साथ जाता है पूरा जाता है, जिससे छीनता है पूरा छीन लेता है, और जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और जिससे छीनता है उसको कंगाल भिखारी बना देता है। तो इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश ने क्या तय किया है? पश्चिम उत्तर प्रदेश का मूड क्या है? गन्ना पट्टी क्या चाहती है? जाटलैंड के नाम से मशहूर यह क्षेत्र क्या मायावती को पसंद करेगा? क्या अखिलेश यादव के साथ जाएगा? क्या चौधरी अजीत सिंह को राजनीतिक तौर पर पुनर्जीवित करेगा? जिस हालत में उनकी पार्टी पहुंच गई है, अगर इस चुनाव में उनको कोई नुकसान हुआ तो पार्टी के लिए सर्वाइवल का संकट होगा। बीजेपी इस इलाके में अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में खोने के लिए कुछ नहीं है। गाजियाबाद और सहारनपुर में ही वो थोड़ा चुनाव को टक्कर दे रहे हैं। अब भीम आर्मी के कंधे पे बैठ के कांग्रेस चुनावी वैतरणी इस इलाके में पार कर रही है, और बीजेपी से ज़्यादा दिलचस्पी कांग्रेस की सपा बसपा आरएलडी को ठीक करने की में है इस वक्त इस क्षेत्र में विशेष तौर पर। तो ये एक मैंने आपको सारांश में बताया कि दरअसल पश्चिम में चल क्या रहा है। तो बाकी भी बहुत विशिष्ट मेहमानों का एक पैनल मैंने आज आमंत्रित किया है, उनसे समझेंगे कि दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश का मूड क्या है, पश्चिम क्या चाहता है, पश्चिम के मुद्दे क्या हैं, और पश्चिम की राजनीति और बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या अंतर है। आज बड़े विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। संजय राय मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। विशाल राजपूत कांग्रेस से हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी से हैं। फरत रईस खान साहब हैं, पीएसपीएल से हैं मेरे साथ।
वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मनीष हिंदवी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और रमेश ठाकुर मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संजय जी, डिबेट की शुरुआत आपसे। दरअसल पश्चिम के इस इलाके में आपका एक तरफा कब्जा है, आपको अपना किला बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि विपक्ष के पास खोने के लिए इस इलाके में कुछ नहीं है, जो छीनेंगे आप ही का छीनेंगे। देखिए ब्रजेश जी, जब 2017 का इलेक्शन हुआ जिस समय, उस समय एक पहले फेज का जब वोट पड़ा पश्चिम से ही शुरू हुआ था, तो बड़ा चर्चा लखनऊ में हुई कि ये तो सब उल्टा हो गया, बीजेपी वहाँ माहौल ख़राब हो गया। रिजल्ट आया तो सबको पता है क्या हुआ। दूसरी बात कि क्या पिछले 17 में हमारे साथ वहाँ नहीं था और अभी जुड़ा है, वो ये चीज़ जुड़ी है कि आपने ही कहा कि गन्ना बेल्ट है, और गन्ना में भाजपा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी तो 44,000 करोड़ से अधिक भुगतान हमने किया। सभी एक टेक्नोलॉजी जापान से हम लाए हैं, जिसके अंतर्गत हर चीनी मिल में केवल 5 करोड़ लगा करके एथेनॉल बनाया जाएगा, जिससे कि चीनी मिलों को फायदा होगा। और तीसरी, जो सहकारी समितियों की चीनी मिलें थी बंद थी, उनको सरकार ने शुरू किया है। गन्ना के लिए बड़ा काम। दो बात हम इसमें और जोड़ेंगे। 2017 का जब 2007 का विधानसभा चुनाव हुआ, तो उस चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में एक माहौल था कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से नेता टूट करके समाजवादी उसमें बहुजन समाज पार्टी में जा रहे थे। और 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले साल भर पहले से विभिन्न दलों के लोग जो है वो सपा में लाइन लगाए थे माहौल को देखते हुए। 2017 के विधानसभा चुनाव में हमारे दल में बहुत सारे दलों से लोग आए, कुछ टिकट भी पाए, लेकिन 90% लोग उसमें टिकट वाले नहीं होते हैं। वो होते हैं केवल जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, या पूर्व में एमएलए, इस टाइप की। और वो जो प्रक्रिया 2017 में हमारे लिए लागू हुई बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, वह 19 में भी आज उसी गति से लोग दूसरे दलों से तो हमारे दल में आ रहे हैं। अच्छा, हमारे दल में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पक्ष में माहौल है। और एक सवाल लीजिए, फिर कैराना और नूरपुर कैसे हार गए? देखिए, कैराना नूरपुर इसलिए हार गए, हम बताएं सही बात, हमारे वर्कर, हाँ बिल्कुल सही बात, हमारे वर्कर जो है वो जिस तरह से लगना चाहिए नहीं लगे थे। सच बात है। तो इस बार क्या गारंटी? लगेंगे कैसे? क्योंकि उसके लिए होमवर्क हुआ कि वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण नहीं लगे, वो बातों को ठीक, कार्यकर्ताओं की शिकायत दूर कर दी, बिल्कुल किया है, बिल्कुल ओबलाइज हो गए। ओबलाइज नहीं शिकायत होती है। देखिए, भाजपा का वर्कर संघ बैकग्राउंड का वर्कर होता है, उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए, उसको प्रेम से बात करने वाले कोई ठेका पट्टा दुकान नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए ना। वो ठेका पट्टा तो हमारे यहाँ सब ई टेंडरिंग है, कोई ठेका पट्टा की लिस्ट नहीं बनती है। अच्छा, जो सांसदों के खिलाफ नाराजगी, इनका क्या कीजिएगा? देखिए, सांसदों के खिलाफ नाराजगी है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन 2014 के इलेक्शन में जब 73 सीट आई, तो एक लोग ऐसे थे जो सांसद बने, मैं नाम नहीं लूंगा, बेइज्जती किसी की नहीं करना है, लेकिन जिनको कोई नहीं जानता था, जिनको कोई नहीं जानता था, और वो लोग कह रहे हैं ये कहां से नया लड़का। संजय, ये क्या बात कर रहे हो कि नाम लेके बेइज्जती नहीं करना? अरे कर दो बेइज्जती। कहां से नया लड़का? और क्योंकि वो चुनाव मोदी जी के नाम पर था और यह मोदी जी के काम पर, वो चुनाव मोदी जी के नाम पर 14 में था और यह मोदी जी के काम पर है, चुनाव मोदी जी के नाम पर। ऑलराइट, अनिल दुबे, जो कुछ भी दावे अभी संजय राय ने किए, उन दावों से तो लग नहीं रहा कि आपके लिए कोई स्कोप है। और कह रहे हैं गन्ना किसानों के लिए तो जबरदस्त जापान से भी कुछ लाए हैं। देखिए ब्रजेश जी, आप क्या कीजिएगा? गन्ना किसानों को रेट नहीं मिला, लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात सरकार ने की थी, केंद्र सरकार ने भी की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी की थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। और गन्ने का जो रेट है, जो गन्ने की लागत आई, वो 295 रुपये जो है शाहजहाँपुर का शोध परिषद है, वहाँ से लागत भी आ गई। जब लागत पता चल गई तो उसके बाद लागत का 1.5 गुना देने में सरकार को क्या दिक्कत थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है और गन्ना बेल्ट है, गन्ना किसान है। ये तो कह रहे हमने 44,000 करोड़ का 11,000 करोड़ रुपया आज भी बाकी है। गलत, 11,000 करोड़ रुपया आज भी किसानों का बाकी है, ब्याज बाकी है, गन्ना किसानों का ये इशू बकाये का कोई मुद्दा और 2200 करोड़ पिछला बाकी है।
ओके। इतना ये गन्ना किसानों का बाकी है, कहाँ से किसानों के हमदर्द हो गए। किसानों का गन्ना खेत में खड़ा सूख गया, उनके गन्ने खरीदे नहीं गए, वो खरीद के केंद्रों से गन्ना लेकर के लौट आए। आपके ये हिसाब से स्थिति भी गन्ना बनी। प्रमुख विषय है? गन्ना प्रमुख विषय है और इस चुनाव में भी किसान का मुद्दा ही प्रमुखता से उठेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपनी समस्याओं को लेकर के पर चुनाव गन्ने पर तो हो नहीं रहा है। नहीं, चुनाव किसान की प्रॉब्लम से ये उस मुद्दों से भागने का प्रयास करेंगे। ओके। ये दूसरे मुद्दों पर जाएंगे। किन मुद्दों पर जाएंगे? लेकिन ये जिन मुद्दों पर भी जाएं, जनता पूरी तरीके से किसान के नौजवान के मुद्दे, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा था, 5 वर्ष बीत गए, 10 करोड़ नौजवान रोजगार के लिए जो है वो हिसाब नहीं मांगेगा। किसान अपनी लागत का मूल्य नहीं पाया, उसकी आय 2 गुना नहीं बल्कि और कंगाल हो अच्छा, गया। आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा कि आपको क्यों 2014 2017 में इतनी तबाही और बर्बादी देखनी पड़ी? देखिए, आपने अपनी गलतियों से कुछ सबक लिया कि नहीं लिया? देखिए ब्रजेश जी, इन्होंने 2014 में जो फसल बोई थी वो फसल अब दोबारा जो है काट की हांडी एक बार चढ़ा करती है। एक बार 17 में भी तो चढ़ी। इन्होंने एक बार दंगे कराए, दंगों की साजिश रची और वो मुजफ्फरनगर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैलाने का इन्होंने काम किया। और हम जो हारे, हम भाई से भाई को मिला करके चलना चाहते थे, हम बंटवारा नहीं चाहते थे और हम उस अपने नहीं, एजेंडे जनता पर ने आज भी आपको खड़े हराया हैं। ना। नहीं, वही जनता है जिसको हम आप- अब ध्रुवीकरण ये कराने में सफल रहे उस समय। हाँ। लेकिन अब वो ध्रुवीकरण बार बार नहीं होता। ये इनका झूठ पकड़ा गया। इनके झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी जागरूक बहुत जनता है और वो इनको पकड़ गई। इस बार इनके झांसे में नहीं आने वाली और गठबंधन हमारा भारी उससे रहेगा। देखिए, ये क्षेत्र पश्चिम का ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा व्यापक प्रभाव तो इस क्षेत्र में नहीं है। यहाँ आप बीएसपी के को सपोर्टर हैं, सहयोगी के तौर पर आप उनकी भूमिका में हैं। आप मुझे बताइए कि इस क्षेत्र में बीजेपी से निपटने के लिए आपके पास क्या तरीके हैं? अभी तो फिलहाल कांग्रेस से ही निपट लीजिए आप। देखिए सर, ऐसा है कि बीजेपी से इसमें निपटने की कोई ज़रूरत ही हमको नहीं है। बीजेपी खुद ही निपट गई है अपने आप में और जनता ने मन बना लिया कि उसको निपटा देंगे। इसलिए क्योंकि जो पश्चिम का बेल्ट है, अभी चर्चा हो रहा था, मैं सुन रहा था बड़ी गंभीरता से। देखिए सर, पश्चिम का जो बेल्ट है वो किसानों का बेल्ट है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इस सरकार में किसानों के साथ ही धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। भाई, आप तो लड़ी कम सीट पे रहे हैं, आप क्यों? सर मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। सर, हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन लड़ रहा है, हमारे साथी लड़ रहे हैं, सहयोगी लड़ रहे हैं तो सब हम समान विचारधारा के लोग हैं। हकीकत ये है कि सर, गन्ने की बात जो भी है, देखिए बड़ा बकाया गन्ने का वहाँ पर है इस वक्त और गन्ने का फसल बहुत सारा ऐसा हुआ कि जो खेत में रह करके सूख गया। अभी चर्चा हो रहा था और ये मैंने भी वहाँ पे देखा, एहसास किया है। सर, पेराई सत्र शुरू हुआ और बीजेपी ने वायदा किया था कि मैं गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाऊंगा। 295 और 290 रुपया आज गन्ने की कीमत है। हकीकत यह है कि वो कीमत होनी चाहिए 600 और 650 रुपया। अब गन्ना किसान करे क्या? क्योंकि गन्ने का बेल्ट है, बहुत बड़ा पोजीशन वहां का खराब है। दूसरी बात सर बताऊंगा आपको कि किसानों की जो आत्महत्या है वो बड़े स्तर पर उस क्षेत्र में बढ़ी है। क्या वजह है? क्योंकि किसान जो है वहां एक बड़े स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन किसानों को जो उसका समर्थन और ये मूल्य तो कह रहे है वो नहीं हैं मिला। 44,000 करोड़ बांट दिया, किसानों को इमदाद दे दी, 2-2 हजार रुपया खाते में दे दिया, 36,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, और क्या कर दें? देखिए सर, अपना ये घर दे है दें कि आपको। इन्होंने किसानों के साथ मजाक किया है, ओके। किसानों को धोखा दिया है। अब आप सर खुद बताएं आप इस बात को कि जो पैसा इन्होंने वादा किया 2,000 रुपया साल इन्होंने वादा किया, 6,000 रुपया साल। 6,000 रुपया साल, 17 रुपया एक दिन का एक किसान का पड़ेगा। अगर 5 परिवार में 5 सदस्य, 3 रुपया 30 पैसा पड़ रहा है। एक चाय भी 3 रुपया 30 पैसे में आती है। इनकी जहनियत देखिए, जाते जाते इन्होंने किसानों के साथ एक मजाक कर दिया और बड़ा मजाक है। तो सवाल इस बात का, जो किसानों के साथ इतना बड़ा मजाक कर रहा है, किसान हितैषी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जाते जाते, जबकि इन्होंने एक बड़ा लॉलीपॉप दिया था। मैं एक बात और सर, बहुत अहम बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो आवारा पशु है वो उनके फसलों को चर रहे हैं। 2,000 रुपए में छोटा मध्यम किसान विशाल अगर है राजपूत, तो सर मैं All right, बताऊं, विशाल सर बहुत अहम बात है, राजपूत, उसका all right. बाड़ा भी नहीं लगाया Okay. जा सकता 2,000 रुपए में। ये हकीकत है किसानों के साथ। ऑलराइट, विशाल राजपूत, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस की दिलचस्पी इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में है या फिर भीम आर्मी के कंधे पे बैठकर सपा बसपा और आरएलडी का शिकार करने में? देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि भीम आर्मी का जो नौजवान था वो दलितों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा था
और आपको बताएं वहां पे यदि ये चिंता कैसे हो गई कि दलित बड़ा परेशान है? कांग्रेस हमारी कैसे नेता चिंतित वहां हो पे गई? जाती हैं, उनके दुख दर्द को जानने का काम करती हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, होनी मुझे चाहिए। भी कोई एतराज नहीं, मैं तो केवल चुनावी मौसम में हालचाल लेने वालों पर एतराज उठाता हूँ। नहीं, इससे पहले भी कई बार, चाहे वो हाँ, किसान की कितनी बात बार हो, प्रियंका गांधी गई है उधर, बताओगे प्रियंका मुझे? गांधी तो अभी राजनीति में आए हुए उनको मात्र 1 महीना हुआ है, हाँ। और मैं आपको खुद बताऊं जिस तरह वो दुख, यहाँ के दुख के दर्द को जिस तरह पिछड़ा दलित में जो ओहो, उत्पीड़न करती आई सरकार है, कितना वर्तमान पेन है, नहीं? सरकार, आप खुद बताइए कि ये बहुत ऐसी तकलीफ सरकार है है भाई। कि जहां पे दलित में सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया गया है। एक डॉक्टर इस पैनल में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो उसको चेताने का काम है वो कांग्रेस पार्टी बराबर करती आई है, और दलितों के मुद्दों की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी हमेशा उठी हुई है। ओके, तो आपका मुकाबला वहां किससे है? भारतीय जनता पार्टी देखिए से या हमारा गठबंधन से है? मुकाबला किससे, ये तो बिल्कुल जग जाहिर चीज है, कांग्रेस पार्टी का मुकाबला उन फिरका प्रस्तावकों से है, भारतीय जनता तो फिर पार्टी आप इस तक। क्षेत्र में इस तरह भीम आर्मी के साथ जो गठजोड़ कर रहे हैं, इससे नुकसान तो आप अजीज खान और अनिल दुबे को ही पहुंचाओगे। देखिए यदि किसी के दुख दर्द को जानना उसका राजनीतिक फायदा माना जाए तो ये बात गलत होगी। और कहीं देखो ना एक चीज कहीं है, राजनीति में थोड़ा समाज सेवा चीज ना बड़ी पीछे चली गई है, समाज के विजय जी, लिए मैं आपको चिंतन बताऊं बहुत पीछे चला गया है। जहां तक अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक फायदा ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। आप कोई वहां समाज सेवा खैरियत पूछने नहीं गई थी प्रियंका गांधी? नहीं, देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि चुनाव हर 5 साल में आते रहते हैं, मगर यदि कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति यदि मुसीबत में है, उसके दुख के, उसके हाल को जानने ब्रजेश के शुक्ला लिए जी, कोई कदम उठाया इस जाए क्षेत्र तो की गलत नहीं है। राजनीति पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन इस बार है? क्या समीकरण बदले हैं? बीजेपी कोई दबाव में है या गठबंधन कुछ दबाव में है? कांग्रेस क्या चाहती है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र का मूड क्या है? वास्तव में ब्रजेश जी, इस बार चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसके 2 प्रमुख बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो कांग्रेस जो है एक नया गठजोड़ बना रही है, और आप देखिए सहारनपुर है, गाजियाबाद है, यहाँ पर वो बेहतर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और इसका जो नुकसान होगा वो होगा गठबंधन को। अब वो कितना उसको कवर कर पाते हैं ये नहीं अभी, मतलब कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ती है तो नुकसान होगा गठबंधन का। करेक्ट। दूसरी बात हुई ये है कि अनिल द्विवेदी जी बैठे हैं वहाँ पर, ये गढ़ हुआ करता था राष्ट्रीय लोकदल का, वो लड़ाई के पहले ही तमाम आधी लड़ाई हार चुके हैं। कारण क्या है कि उनको 3 सीटें मिली, 1 मथुरा मिली, 2 यहाँ मिली। अब इनके भी कैडर में बहुत असंतोष है, इनका भी वर्कर काफ़ी असंतुष्ट है। कारण क्या है कि जब आप सारी मैदान छोड़ देंगे तो असंतोष स्वाभाविक है। लेकिन जो मुख्य लड़ाई होने जा रही है ज़्यादातर क्षेत्रों में, वो बसपा से होने जा रही है। बसपा उसी पुराने समीकरण को दोहराने जा रही है जो इसके पहले वो प्रयोग करती रही है। समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन मुस्लिम और दलित, ये आपको याद होगा। पर जो जातिवादी व्यवस्था में यकीन रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं जाट और जाटो साथ नहीं जाएंगे, ये इसमें कुछ सच्चाई है? जहाँ पर अब ये हो सकता है केवल मुजफ्फरनगर और बागपत, वहाँ पर जाट इनके साथ जा सकता है, जाट जाटों का मिलन हो सकता है, क्योंकि मायावती प्रयास करेंगी तब, वरना वहाँ पर इस तरह का जो सामाजिक स्थितियाँ हैं उसके विषय में यही कहा जाता अच्छा, है। सामाजिक सांप्रदायिक तौर पर भी कोई ध्रुवीकरण इस क्षेत्र में आप महसूस करते हैं? ये जो चुनाव के बाद ब्रजेश जी पता चलेगा। कारण अभी क्या माहौल है? अभी भाषण होने दीजिए आप। ओके। कारण क्या है कि चुनाव हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब नजदीक आता है 6 दिन 7 दिन पहले, तब वहां का माहौल पता चलता शमशान, है। कब्रिस्तान, दिवाली, ईद, तब हाँ? इस तरह मुद्दे होते हैं। अच्छा, जो मैं अभी डिबेट ओपन करते वक्त मैंने जो तथ्य रखे कि बहुत बड़ी तादाद में फ्लोटिंग वोटर्स इधर हैं, इसमें कितनी सच्चाई है फ्लोटिंग नहीं, वोटर्स? है, बड़ी संख्या में है। वास्तव में हर वर्ग में यहाँ पर थोड़ा विभाजन है। जैसे दलित की बात करते हैं, दलित में जो मायावती के साथ जाती वोट है वो एकजुट हो गई मायावती के साथ जाता है, लेकिन जो अन्य दलित हैं वो अंतिम समय निर्णय तमाम करते हैं। यही चीज जाटों में है। जाट अच्छा, बीजेपी किस दबाव में है? क्या यहाँ पर कुछ जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको लेकर भी कुछ नाराजगी है? कुछ टिकट वगैरह बदलेंगे? और टिकट इस बार टिकट काफी परिवर्तन होने जा रहा है। वही नहीं, पूरे प्रदेश होने जा रहा है, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में काफी आपको टिकट कटेंगे ब्रजेश जी? टिकट कटेंगे? हाँ, टिकट कटेंगे भी और क्षेत्र बदले जाएंगे। सुन रहे हैं कई मंत्रियों को झंडे उंडे दिखाए जा रहे हैं, वो सभी बड़े दबाव में। आप देखिए महेश शर्मा को कल नोएडा में दिखाया गया, हुआ ये। आप देखिए ये जो वरुण गांधी हैं,
ये सुल्तानपुर में इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इनको उठा करके ले जा रहे हैं पीलीभीत, रुहेलखंड। तो इस तरह के किसी सीटें बदलना, कुछ प्रत्याशियों, कुछ चेहरों को काटना, ये सारी कवायद कर रहे हैं। लेकिन इसलिए प्रत्याशी अभी घोषित नहीं कर रहे हैं, ये सामने वाले के चेहरे को समझ लेना चाहते हैं, अपनी गोटे तभी चलेंगे। ऑलराइट मनीष सिंघवी, थैंक यू सो मच। पश्चिम में किसका परचम लहराएगा, आपका अनुमान क्या है? लड़ाई रोचक तो इस बार हो ही गई है। पिछली बार के अगर मुकाबले देखें आप, पिछली बार तो सबका सब बीजेपी के पास ही था। इस बार थोड़ी रोचक तो हो ही गई है। अगर गठबंधन को देखें तो 16 में से 10 सीट बीएसपी लड़ने जा रही है, 3-3 पर ये लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी बीच में आ गई, सहारनपुर में और नगीना में तो आ ही गए उसके कैंडिडेट। गाजियाबाद में भी नंबर 2 थे लास्ट 2000। अभी लेकिन अभी फिलहाल जो उन्होंने पहले फेज में घोषित किया है, और दोनों प्रत्याशी ठीक हैं, इमरान मसूद भी और उधर ओमवती जी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो प्रियंका गांधी जी गई इनके पास भीम आर्मी के, क्योंकि सहारनपुर के बेल्ट में प्रभाव अच्छा है उनका भीम आर्मी का, मतलब सहारनपुर, बागपत, मेरठ, तो मुजफ्फरनगर। इमरान मसूद के जीत का जो रास्ता है वो खुल सकता है अगर खुलकर साथ आते हैं तो भीम आर्मी के। अच्छा, ऐसा है क्या कि इमरान मसूद फंड करते हैं या वो बैकअप कर देते हैं भीम आर्मी को? जरूर होगा, क्योंकि देखिए इसके बिना फंडिंग के इतना बड़ा संस्थान चलना बड़ा मुश्किल है। तो कांग्रेस पाल पोस कर बड़ा कर रही है भीम आर्मी को, तो अगर साथ वो खड़े हो जाएंगे तो फायदा भी तो मिल जाएगा। ओके, कोई प्रभाव क्षेत्र आपको लगता है भीम आर्मी का? भीम आर्मी का खासतौर से युवाओं में बहुत क्रेज है आजाद का, युवाओं में अच्छा खासा क्रेज है वहां पर। और ये आपको देखने को भी, अगर आप देखिएगा तो मायावती के पास कोई यूथ लीडर दलित में नहीं, इस नाते वो मायावती के पास हो रही अपने अलावा कोई लीडर नहीं है। मायावती के पास कोई ऐसा चेहरा बताइए जो दूसरा हो, आप बसपा में कहते हो कि इसके अलावा कोई चेहरा है। मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास कोई चेहरा है, वो खुद ही एक चेहरा है और तो कोई है नहीं उनके पास। कोऑर्डिनेटर लोग तो है ना? नहीं, लेकिन वो संगठन के काम तो करते हैं, लेकिन वो पब्लिक में वो असर नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं देखिए कि लड़ाई अब फंसेगी, क्योंकि भाजपा। अच्छा, ये तो गठबंधन में बीजेपी पर किस बात का दबाव है पश्चिम में? देखिए बीजेपी पर दबाव तो है ही है, लेकिन जैसे अब जाट कितना जाएगा गठबंधन के साथ, जो जिन सीटों पर आरएलडी लड़ रही है उसको छोड़कर कितना छोड़कर जाएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा कम्युनली सेंसिटिव एरिया है वो वेस्टर्न यूपी का। उसको आप जैसे आपने कहा लास्ट के 5-6 दिन में वो जो कम्युनल लाइंस डिवाइड होना शुरू होती हैं, वहां से चीजें बदलनी लगती हैं। फरहत रईस खान, शिवपाल यादव का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं हो रहा पॉलिटिकली कि आप अकेले जा रहे हैं, किसी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं, और अगर गठबंधन का हिस्सा नहीं है, आप अकेले जा रहे हैं, तो आप प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। आपका एजेंडा में क्लैरिटी नहीं है। देखिए ब्रजेश भाई, जिसका इतिहास शानदार हो, जिसके दामन पे कोई दाग ना हो, गद्दारी का नाम हमारे दामन से कभी लगा नहीं है। और बहन जी का इतिहास के बारे में दुनिया जानती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी बार सरकार बनाई है और मोदी के लिए प्रमोट भी करने गई थी किसी दौर में। और समाजवादी पार्टी जो बैठे हुए हैं बगल में, इनके बारे में भी एक बात बता देना चाहता हूँ। इन्होंने इस बार ये तैयारी करी कि मुसलमानों के वोटों का सौदा किया है, और इस बार मुसलमान पूरी तरीके से तैयार है। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पर नेताजी तो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 862 इनकाउंटर हुए हैं। आज तक अखिलेश जी किसी के घर पे नहीं गए। एक एप्पल का मैनेजर मारा गया था, शायद उसके घर पे गए थे। तो कहीं ना कहीं, और 11 टिकट कैसा डिवाइड कर रहे हो कि 11 टिकट इन्होंने बांटे, एक भी मुस्लिम अभी तक नहीं है। पूछ लीजिए, शायद देंगे, 2-4 नहीं देंगे, या सिर्फ झंडा उठवाएंगे और दरी लगवाएंगे। लेकिन हमारे नेता का इतिहास शानदार है। हम अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी आज की डेट में विपक्ष में दिखाई दे रही है, तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। कैसे दिखाई दे रही कि एक टिकट तक घोषित नहीं कर पा रहे हो? वक्त आने पे सारी चीज डिक्लेयर हो जाएगी, और निश्चित तौर पर हम अपना चेहरा साफ करके। ओके, रमेश ठाकुर साहब, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत क्या कहती है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? बीजेपी क्या वहां क्लीन स्वीप कर पाएगी, या गठबंधन अपना परचम लहराएगा? कांग्रेस की क्या पोजीशन होगी? क्या कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है? देखिए, इस पूरे इलाके को जो सियासी गणित है उसको समझने की हमें थोड़ी सी ज़रूरत है। थोड़ा सा हम पर्दे के पीछे जाएंगे। महेंद्र सिंह टिकैत के बाद में इस इलाके में जो राजनीतिक जो वैक्यूम है वो कहीं ना कहीं आया था। उसके बाद में उनके बेटे अजीत सिंह वो पूरा नहीं कर पाए। फिर उस मुद्दे को दूसरी पार्टियों ने बुनाने की कोशिश करी, क्योंकि इस पूरे इलाके को गन्ना पट्टी कहा जाता है, जाट बहुल क्षेत्र कहा जाता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा किसान बहुल क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, 10 से 12 सालों में किसानों की स्थिति वहाँ बहुत बद से बदतर हो चुकी है। 3-4 सालों से गन्ना के जो मूल्य है वो पूरा नहीं मिल पाया है।
फिर इन सारी चीजों को इतर करके वहां पे राजनीति कुछ समय से सिर्फ इमोशनल बुंडे को लेके हो रही है, इमोशनल तरीके से हो रही है, मुद्दों पे नहीं लड़ी जा रही है। अब कैराना का जिस तरीके से रिजल्ट आया और फूलपुर का रिजल्ट आया, उसके बाद में बसपा ने, विशेष तौर पर बसपा ने प्रयोग करने की कोशिश करी कि ऐसा रिजल्ट हमें बाद आगे भी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो सपा के गठबंधन साथ में हुआ है, गठबंधन करा। इससे आपको अब लगता है कि जिस बीएसपी तरीके को वो एज मिल पाएगी जो नुकसान बीएसपी को अपने इस स्ट्रांग होल्ड एरिया में हुआ है 2014 और 2017 में, वो नुकसान की भरपाई समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और आरएलडी का वोट बैंक कर पाएगा? ये जुड़ पाएगा मायावती से? नहीं, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। 2017-2014 में ये दोनों जो चुनाव हुए हैं, इनका जो वोट प्रतिशत रहा, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, टोटल दोनों को मिला के आज भी कम से कम 42% होता है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर ये वोट प्रतिशत अगर दोनों जुड़ा रहा तो कांग्रेस के लिए भी दिक्कत खड़ी करेगा, वो भाजपा के लिए दिक्कत खड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पे आ रही है, जैसे भीम आर्मी की हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने, चंद्रशेखर ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो किस तरफ जाते हैं और किसकी तरफ से वो चुनाव लड़ते हैं, नहीं अगर लड़ते, ये अपने मान लीजिए कैंडिडेट उतारते हैं, कि वो साइलेंटली फैक्टर कहीं ना अगर कहीं इन भीम पार्टियों आर्मी को- कांग्रेस को सपोर्ट देती है तो ये गठबंधन के लिए कितना नुकसान होगा? नहीं, निश्चित तौर पे अगर वो कांग्रेस के जाके साथ सीधे जुड़ते हैं या उनका सपोर्ट करते हैं या अपने भी कोई कैंडिडेट उतारते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है भाजपा को तो नुकसान होगा ही होगा, ये सपा और बसपा के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि उसके बाद में एक जो वोट जो स्विंग है वो कहीं ना कहीं भटकेगा। और इस समय जो माहौल है वहां वोटर का पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से भ्रमित है। हम जाएं तो जाएं कहां? उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे लिए कौन सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन गलत सोच रहा है। तो बड़ा ऑलराइट ठाकुर साहब, बीरेन्द्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। बीरेन्द्र सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे इकलौते पत्रकार हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया है पिछले 4 दिनों के भीतर, और आज उन्होंने अखिलेश यादव का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया जिसमें अखिलेश ने अपनी स्ट्रेटजी बताई। बीरेन्द्र, आज अखिलेश से आप मिले, उनका आपने इंटरव्यू भी किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर उनकी क्या प्लानिंग लगती है, और बीएसपी चीफ से जो कल उनकी मुलाकात थी तो उसके क्या राजनीतिक मायने हैं और किस तरह की प्लानिंग गठबंधन कर रहा है? ब्रजेश जी, अखिलेश यादव होली के बाद चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, ये उन्होंने बताया है। मायावती से कल वो मिले थे तो संभवतः ये दोनों लोग एक साथ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। और इसके अलावा जो संयुक्त रैलियां होंगी तो ये तय हुआ कि जब नवरात्र 6 अप्रैल से शुरू होगा तो पवित्र दिन में 7 तारीख को सहारनपुर में पहली संयुक्त रैली की जाए। पर आपको लगता नहीं कि विलंब कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि नहीं, 11 को तो पोलिंग है वहां पे और 9 को प्रचार बंद हो जाएगा। नहीं, उससे पहले ये लोग अपनी अलग अलग रैलियां शुरू कर चुके होंगे। लेकिन जब गठबंधन की संयुक्त रैली होगी जिसमें अजीत सिंह भी होंगे, मायावती भी होंगी, अखिलेश होंगे, वो एक पवित्र दिन इन लोगों ने चुना है। उसके लिए बाकायदा जो अपने यहाँ कहा भी जाता है कि मुहूर्त वगैरह निकलवाएंगे देवों का जी मुहूर्त क्या, नवरात्र को तो देवताओं का दिन कहा जाता है हिंदू धर्म में, और उनकी मेहरबानी ऊपर वाले की सबको चाहिए। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव कांग्रेस का जो रुख है वर्तमान का, उससे आज थोड़ा निराश लगे। उनको लगता था कि कांग्रेस इतनी जल्दी, इतनी तेजी, इतना सीटों पर प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी। अब उनको इंतजार है कि कांग्रेस ने जितने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं उन पर उसका रुख क्या आता है। प्रियंका गांधी का दौरा जो बार बार टल रहा है, यह इस बात का संकेत भी दे रहा है कि शायद कांग्रेस के बड़े नेताओं या प्रदेश के संगठन के दबाव में प्रत्याशियों के नाम तो घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन शीर्ष लीडरशिप हो सकता है उनके प्रचार में ना आए। तो इससे एक तरह से गठबंधन के प्रति जो कांग्रेस के उच्च स्तर की लीडरशिप है वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है। इससे ये मैसेज भी निकल रहा है। प्रियंका गांधी का दौरा 3 बार टला है। लेकिन आप देखिए, आपके सहयोगी फरमान अब्बास ने अभी थोड़ी देर पहले राज बब्बर का एक इंटरव्यू किया भारत समाचार पर, और उन्होंने मायावती पर हमला बोला। बीजेपी से ज्यादा राज बब्बर की दिलचस्पी मायावती को भला बुरा कहने में थी। अब देखिए, मायावती को लेकर राज बब्बर कहें या गठबंधन पर कहें, तो उनको चूंकि मुरादाबाद से चुनाव प्रत्याशी घोषित किया गया है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मायावती वहां उनको कड़ी टक्कर देंगी। अच्छा, आपको लगता है कि कोई गठबंधन में क्या कांग्रेस अभी शामिल होगी या कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है?
देखिए अब गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, लेकिन प्रचार उस तरह धुआंधार नहीं करेगी जो गठबंधन को शायद नुकसान पहुंचाए, ऐसे संकेत हैं। बंद बंद में खेलेगी, मतलब बंद बंद में खेलेगी। अब देखिए चुनाव में माल बांटने का काम बीजेपी और गठबंधन के जिम्मे है। पर कोटरों को खुश करें, दारू बांटे, मुर्गा खिलाएं, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था करें और प्रचार कराएं। अब इन्हें क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा दम है नहीं, वो ज्यादा खर्च करने की स्थिति में दिख नहीं रही है। देखिए ब्रजेश जी, देसी स्टाइल में वीरेंद्र जी ने बता दिया चुनाव कैसे होता है। देखिए एक बार एक नेताजी एक बूढ़े आदमी के पास गए और 1000 रुपया का नोट दिया। तब 1000 रुपया का नोट पहले चलता था। हाँ, अब तो नहीं और चलता। बोले कि पकड़ाते हुए बोले, बाबा ये अब की वोट हम ही को देना। तो बाबा ने कहा, बेटा मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम मुझे एक गधा खरीद के ला के दे दो। तो नेताजी ने कहा ठीक। अब नेताजी गधा ढूंढने लगे, कहीं भी कोई गधा 20,000 रुपए के नीचे नहीं मिला। थक हार के नेताजी लौट आए और बोले, बाबा ये 1000 रुपया ले लो, गधा 20,000 के नीचे कहीं नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने कहा कि बेटा अब हमें और शर्मिंदा ना करो, तुम्हारी नज़र में मेरी कीमत गधे से भी कम है। जब गधा 20,000 से कम में नहीं बिका तो मैं तो इंसान हूँ, मैं 1000 में कैसे बिक जाऊंगा। तो ये हमारे लोकतंत्र की सच्चाई है, जिसमें हमारा मतदाता जाग चुका है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। और ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की बहुत बड़ी परिचायक है। तो सारे राजनीतिक दल ये जान लें, समझ लें, जो हथकंडे वो अपनाएंगे उससे उन्हें कामयाबी अच्छा, नहीं बीजेपी मिलेगी। कब तक टिकट घोषित कर सकती है इस क्षेत्र में? कुछ उम्मीद लग रही है आपको जल्दी? देखिए ये बीजेपी में तो वैसे भी हर काम हवन मुहूर्त शुभ दिन देख के होता है। अब संजय राय जी नवरात्र में करा दें, कुछ टिकट तो करा ही देंगे ये, क्योंकि एक कदम बाहर निकाल दो, बहू का जैसे कहते नहीं है कपड़ा ले 19 से तो प्रक्रिया भी शुरू हो रही ना, अधिसूचना भी 19 से शुरू हो जाएगी, तो 18-19 तक तो इनको टिकट देने ही पड़ेंगे। ब्रजेश जी जैसे शादी में जब विदाई होती है तो कोई अगर खरमास लगा रहता है, कहीं कपड़ा ले जाओ गांव के बाहर रख दो और वहां से विदाई होए वो मान लिया जाए। तो वैसे बीजेपी भी कुछ टिकट नवरात्र में जारी कर देगी, फिर मान लिया जाए कि चुनाव शुरू हो गया। तो आज आप अपना साहित्य पेश करें, फिर एक ब्रेक लेना चाहता हूं मैं। देखिए करवट ली है वक्त ने, रही ना वो बात, और जीत रहे खरगोश अब कछुए खाए मात। और असमंजस में आज है फिर से अपना देश, और चुन ले खूनी संत या फिर डाकू दरवेश। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का इस बार मिजाज क्या है, किसके पक्ष में खड़ा है और किसके खिलाफ खड़ा है, क्या समीकरण है, प्रत्याशियों की घोषणा कब तक होगी, क्या मुद्दे होंगे, इन सब विषयों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा अर्थतंत्र गन्ना पर आधारित है और हर बार के चुनाव में पंचायत से लेकर लोकसभा तक के जितने भी चुनाव होते हैं सब में गन्ना एक प्रमुख मुद्दा होता है और गन्ना किसानों की समस्या एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर सामने आती है। इस बार भी गन्ना किसानों का मुद्दा बड़ा है। राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बीएसपी इस बार भी गन्ना किसानों के मुद्दे, उनके बकाया भुगतान और गन्ने की खरीद को लेकर एक बड़ा इशू क्रिएट कर रही है। दूसरा इशू वो जॉब को लेकर क्रिएट कर रहे हैं। पहले चरण में उठे जो तमाम मुद्दे हैं और जो आरोप हैं उनका एक एक करके जवाब देंगे संजय राय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गो अहेड। हमारे मित्र आदरणीय अनिल जी ने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन, देखिए स्वामीनाथन कमीशन बना था कांग्रेस के ज़माने में, रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन उस पर काम अगर किसी ने सबसे पहली बार किया तो मोदी जी ने किया। और किसानों के 21 फसलों के दाम जो है कि वो बढ़ाए, सपोर्ट प्राइस। उसी के साथ पीएम किसान सम्मान योजना जिस समय घोषित हो रही थी बजट के अंदर, उस समय 2 लोगों की मैं यहाँ उदाहरण दूंगा। श्रीमान राहुल गांधी जी वहाँ बैठे थे, उनका चेहरा उतर गया, और वहाँ मुलायम सिंह जी उसके बाद सदन के बाद कहे मेरी शुभकामना है कि मोदी जी चुनाव
जो है फिर से प्रधानमंत्री बने। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, रोजगार के मुद्दे पर केवल सरकारी नौकरी से रोजगार नहीं मिल पाएगा, इसीलिए सरकार ने क्या किया, मोदी जी ने मुद्रा लोन, स्टैंड अप, स्टार्टअप, सारे गन्ना किसानों का सारे तरीकों से संजय जी, गन्ना किसानों का जब 295 रुपए लागत आ गई तो उसका 1.5 गुना दिया गया। आप ये केवल एक पॉइंट पर हमसे आप बहस कर लीजिए, आप बता दीजिए 450 रुपया होता है गन्ना किसानों को 450 रुपए का रेट सरकार ने क्यों नहीं दिया? हो गया ना आपका प्रश्न होगा कि उत्तर है क्या है प्रश्न नहीं। तो गन्ना किसानों का इस प्रदेश के अंदर पिछले 15-16 वर्षों में जो बेटर ट्रीटमेंट वर्तमान व्यवस्था में कर सकती थी बीजेपी सरकार की, और सुनिए उसमें सुनिए चीनी मिलों को भी प्रोत्साहित करना पड़ा कि भाई आप हम रेट बढ़ा रहे हैं, आपको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि गन्ना लोगों का गन्ना खेतों में सूख गया, गन्ने की पर्ची नहीं मिली। आप ये बताइए ना 11,000 नहीं, सपा का क्यों आंकड़ा, मैं आपके समय का आंकड़ा बता रहा हूँ, 11,000 करोड़ रुपया वो 2200 करोड़ रुपया पिछला और ब्याज। आप बताइए ये किसानों का पैसा क्यों नहीं दिया गया? आप सुन लीजिए ना, इतना पैसा कभी नहीं बाकी रहा, इसका उत्तर इतना पैसा कभी बाकी नहीं रहा। उत्तर सुनिए, इसका उत्तर 52,000 करोड़ रुपया जो है हमने भुगतान किया जब से सरकार बनी, जिसमें अखिलेश जी के समय नहीं, अखिलेश जी के समय का छोड़ के, अखिलेश जी के समय का छोड़ के, सुनिए अखिलेश जी के समय का बकाया छोड़ के हम अपने समय का 44,000 करोड़। अरे अखिलेश जी के समय का तो निपटारा चुनाव में हो गया 2017 में। 2017 के बाद आपको बहुमत मिला। आप बताइए आपने अपने समय में क्या किया? आपने आपने किसानों का पिछले साल का उनका बकाया था, पिछले साल का बकाया था। क्यों कहते हैं गन्ना ना करो बीमारी होती है? और एक बात और कि भाई अगर का जवाब दीजिए पहले। नहीं चलिए आप बताओ मोदी जी अपनी खानदानी मायावती जी के आंचल के छाने क्यों चले गए? अरे भाई मोदी जी अगर इतने लोकप्रिय हैं तो अरे आप भी तो गठबंधन किए हुए हैं, अगर इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों गाली देने वालों से गठबंधन किया? क्यों खानदानी दुश्मनी बुला के, खानदानी दुश्मनी। कुछ वैकल्पिक फसल भी तो आप लोग कर सकते हैं। 21 फसलें ब्रजेश जी, 21 फसलें हैं, 21 फसलें हैं जिसपे हमने सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है। 21 फसलों पे किसानों के मकान पक्के हो जाने चाहिए। फरहत भाई एक सेकंड, गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फसल है और गन्ने पर इन्होंने ये बतावे लागत का 1.5 गुना मूल्य सरकार ने बिल्कुल क्यों नहीं दिया? जो प्रदेश की परिस्थिति है, कहाँ चले गए जो भाषण दिया करते थे लोकसभा में, भाषण पार्लियामेंट के चुनाव में भाषण? ब्रजेश जी, यदि ये गन्ना किसानों के इतने बड़े हमदर्द होते तो अभी कुछ महीना पहले ही आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखा था। वो लोग किस लिए गए थे? वो लोग अपने गन्ना का सही मूल्य, उसकी सही लागत का हिसाब लेने आपसे गए थे। वो आपने क्या दिया? आपने दिल्ली की सड़कों पर उनको मारने, उनको पीटने का काम किया है। आप लोग आज से नहीं, आपकी दोहरी नीति बरसों से है। किसान उतरना नहीं है, गांव में जाना नहीं है कांग्रेस को। आज यहीं से बैठ करके पढ़िए, गांव में जाइए, गांव में जाइए। आपने गन्ना किसान नहीं किया होता तो आपको पाकिस्तान से चीनी ना मंगानी पड़ती। अब जाके किसान नहीं, आपने गन्ना किसान नहीं किया होता ना तो आपको पाकिस्तान की चीनी ना मंगानी पड़ती होती। कांग्रेसी लोग आप बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए और आइए सामने कितना मोदी जी सरकार को धन्यवाद दे रहा है। पत्रों में जो वादे किए थे सरकार को धन्यवाद दे रहा है। किसान इनको थैंक यू बोल रहा है। किसान इनको धन्यवाद देने ही दिल्ली की सड़कों पर गया था, तब आपने लाठी चलाने का काम किया था। तो वही धन्यवाद आपने उनको अदा किया था लाठी चला के। और यदि आप उधर मध्य प्रदेश के किसानों की बात कर ले तो वहां 3 महीना पहले आपको डिजाइन आंदोलन, डिजाइन आंदोलन दिखा चुका है। और ये उत्तर प्रदेश का किसान चौराहे में बैठ के, खेतों में बैठ के, सीमा पे नौजवान खेत में किसान, ये तो कह रहे किसान इनको थैंक यू बोल रहा है।
नहीं, किसान तो थैंक यू बोल ही रहा है। मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से अन्नदाताओं पे इन्होंने लाठियां बरसाई हैं। पानी अरे भाई 3 बार आंदोलन किया है। बात सुनिए, भाई देखिए चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। 3 बार किसान चले, अभी इससे पहले आप देखिए दिल्ली तक मार्च किया, लाठियों से पीटा गया, उनके ऊपर पानी बरसाई। अब सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। वहां जो है आप तो खत्म उत्तर ही हकीकत इस देश कृषि मंत्री जाके बात किए, वहां के मुद्दे पे कृषि मंत्री जाके बात किया, आपके पास जवाब नहीं हुआ है। बैठ के उनकी बात मांगे मानी जवाब नहीं है, आप जवाब दे नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं, आज किसान आलू और प्याज सर नासिक में रोड पर सड़कों पर उसने फेंक दिया, वो सड़कों पर फेंक रहा। केवल आप क्यों बताया, केवल बताया समाजवादी पार्टी को मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कोई नहीं जान पाया समाजवादी। हम क्या जान पाए, पूरा देश देख रहा है। और चीनी की स्थिति है, आप पाकिस्तान से मंगा रहे हैं, आप अपने गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान से चीनी, पाकिस्तान का मोह है आपको ना, वो आपको ले डूबेगा। पाकिस्तान का मोह है, जो राष्ट्र भी झंडा लिए घूम रहे हैं आप, पाकिस्तान का जो मोह है, पाकिस्तान का मोह हमको है। चाइना ने भी आपको आंख दिखा दिया, ये आपकी विदेश नीति है, किसान पर फेल, विदेश नीति पर फेल। आज चाइना को धमकाना चाहिए था, राहुल गांधी की बात कर रहे थे, जब आप झूला झूल रहे थे। फरहत रईस खान आप कुछ मेंशन कर रहे थे, यस गो अहेड। भाई किसान, मुझे लगता है सारे मकान उसके पक्के हो गए, किसान झूठे हैं और ये सच्चे हैं। 5 स्टार होटल एक दिल्ली में बनाया, अरे 5 स्टार एक मिनट, 5 स्टार होटल एक दिल्ली में बनाया आपने, सच्चे हैं आप झूठे। अरे आप बताइए ना, आप झूठे, आपकी पार्टी झूठी है, और आपकी पार्टी झूठी है, आप भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार होटल कच्चा हो गया, यही तो है आपकी रीत। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, बेरोजगारी पे बात करेंगे, समर्थक हैं और कोई बात नहीं, मोदी जी ने समाजवादी पार्टी खड़ा किए थे, वो योगी जी ने खड़ा किए थे, समाजवादी पार्टी किए थे। शुगर होती है, शुगर एक बीमारी है, ये क्यों कहा था? उत्तर प्रदेश में कोई भी इस लायक नहीं है जो रोजगार पा सके। अब जनता जवाब देगी। योगी जी आप संजय जी से क्या सवाल पूछ रहे हैं? जनता संजय जी से जो सवाल पूछ रहे हैं, ये तो जो आप ऊपर खाने मिले हुए हैं, जवाब देगी 60% क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्या मतलब आपका? 60% बीजेपी के खेल रहे हैं, 60% प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहा है, प्रत्याशी देगी 74 सीट बीजेपी ही फरहत रईस साहब को प्रत्याशी देगी, जी को बीजेपी प्रत्याशी देगी, आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, आपको प्रत्याशी देगी, प्रत्याशी नहीं इन्होंने हमेशा गद्दारी करी है, जिसका इतिहास खराब हो और आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। सच्चाई ये है, आप मुसलमानों ठेकेदार बने बैठे हैं। इससे पहले कह रहे थे आपने ठेका लिया है, आपने ठेका ले रखा है मुसलमानों का, कह रहे थे भारतीय जनता प्रत्याशी, अरे प्रत्याशी ले लीजिए बीजेपी से, अगर आपके पास प्रत्याशी नहीं है तो बीजेपी से लीजिए ना, और बीजेपी ने बहुत कुछ दे दिया आपको, अब प्रत्याशी भी देगी। सच्चाई है, होटल में बैठ के बीजेपी ने बहुत कुछ आपको दिया है, बीजेपी ने बहुत कुछ आपको दिया, अब प्रत्याशी भी बीजेपी देगी। आप ठेकेदार हैं, मुसलमानों के ठेकेदार हैं। उन्होंने क्या कहा था? कोई मेरी बुआ नहीं। भरत भाई ओके, अरे ओके हो गया, गठबंधन की बात मत करिए, अभी नूरपुर कैराना हमने इम्तिहान दिया है, नूरपुर कैराना में हमने इम्तिहान दिया है, गठबंधन ने इम्तिहान बनाया है। चलेगा आपकी बात, वेट कर ले, परेशान ना होइए, दूसरों को भी अवसर दें। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, इधर का इशू सिर्फ गन्ना किसानों का है या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुद्दे इस बार अलग आपको दिख रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब भी चुनाव, मुझे तो 30-32 साल का याद है, जब भी चुनाव होते हैं गन्ना किसान को लेकर ज़बरदस्त हंगामा होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी मुद्दे पर वोट पड़ते हों, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, गन्ने के मुद्दे वहाँ भी उठाए जाते हैं। केवल गन्ने पर चुनाव हो मैंने आज तक नहीं देखा कोई चुनाव, लेकिन हंगामा उसी पर। तो केवल गन्ने पर नहीं चुनाव होना है, मुद्दे और भी हैं, उसमें विकास भी है, उसमें ये जो अभी जो एयर स्ट्राइक हुई है वो भी मुद्दा बड़ी तेज़ी से गरमा रहा है, वो गांव तक गया है, उसके समर्थन और विरोध की आवाज़ें हैं। और वास्तव में आप देखिए वहाँ पर गांव में जा कर के या शहरों में वास्तव में सारा चुनाव मोदी समर्थन मोदी विरोध के नाम पर हो रहा है ज़्यादा। मोदी स्वयं एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं भी चले जाइए तो इस पर चुनाव हो रहा है, और उसमें गन्ना भी है, विकास भी है, सरकार की असफलता भी है और सफलता भी है।
तो इस बार आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल को कुछ वहां पर सपोर्ट बेस उनका मजबूत हुआ या नहीं हुआ? देखिए, अब मुजफ्फरनगर पर मेरी नज़रें लगी हुई हैं, बागपत पर भी लगी हुई हैं। ये अजीत सिंह ने वहाँ चेंज किया है, एक ट्रम्प कार्ड चला है बागपत के लिए। जो सीट हमेशा एक गढ़ रही, मजबूत किला रही, धीरे धीरे क्षरण हुआ और पिछली बार चुनाव हार गए अजीत सिंह, और बुरी तरह हारी। तो आपको लगता है जयंत के लड़ने से वहां फायदा होगा? जयंत के लड़ने से जरूर फायदा होगा। कारण क्या है कि अभी भी एक जाटों के अंदर, और नई समाज के हो जाटों के अंदर ये है कि ये चौधरी साहब का, बड़े चौधरी चरण सिंह, उनके परिवार के लोग हैं, उनका ये पोता है, ये चीज इमोशनल है और ये जुड़ी हुई है। लेकिन कितना अन्य समाज का वोट मिलता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी जाटों का वोट इनको मिला था, लेकिन उसके बावजूद इनको हार का सामना करना पड़ा। कारण कि समाज, दूसरे समाज को नहीं जोड़ पाते अपने साथ, नहीं जोड़ पाते हैं, और वो धीरे धीरे वहां बिखरा हुआ है इस मुद्दे पर। ओके, मुस्लिम मतों का रुझान इनकी तरफ होगा या कांग्रेस की तरफ होगा, बागपत या जो में- बीजेपी से लड़ेगा उस खिलाफ उसके ज्यादा? बागपत में तो इन्हीं के साथ होगा। कारण क्या है कि जो यही लड़ते दिखेंगे बीजेपी से, मुजफ्फरनगर में भी यही लड़ते दिखेंगे बीजेपी से, जबकि सहारनपुर में मुस्लिम का रुझान वो इमरान मसूद के साथ होगा। इसी तरह आप देखिए, अब अभी एक मुद्दा उठ रहा था उसके चंद्रशेखर रावण वाला। ये चंद्रशेखर रावण का बहुत जबरदस्त, इनका जो इमरान मसूद का पूरा वो है, बैकअप सपोर्ट है। हाँ, और बाकायदे पिछला जो कैराना चुनाव हुआ था उसमें इमरान मसूद ने पूरा प्रयास किया था जिताने के लिए, वो उनके मदद मांगी थी। अब अंदर क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बाहर से तो चंद्रशेखर यही कहते रहेंगे कि हमारे लिए तो गठबंधन ही। और लटमरी सिंह भी, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि प्रमुख मुद्दे क्या होंगे और समीकरण क्या रहेंगे पश्चिम में? पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगता है जब 14 का चुनाव शुरू हुआ तो आप देखिए एक सॉफ्ट हिंदुत्व पे पूरा चुनाव लड़ा गया, और नरेंद्र मोदी ने एक बेहतर ये किया था कि जो जातियों में बिखरी है हिंदू समाज, उसको एक करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसका फायदा उनको मिला था। देखिए आप सीटें जो आई थी उसका फायदा उनको मिला था। यूपी में खास तौर पे एससी ने भी दिया, बीसी ने भी दिया, जनरल कैंडिडेट्स ने भी, वोटरों ने भी दिया। अब की बार क्या है, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी बीसी में भी नाराजगी, लेकिन फिर आप देखिए चुनाव के पहले पुलवामा और स्ट्राइक, अब एक नया मुद्दा चल रहा है देशभक्ति का, भारतीय होने का, हिंदुस्तानी होने का, यानी फिर कहीं ना कहीं एक करने की कोशिश, क्योंकि उनको पता है कि अगर बिखराव होगा तो नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी को होगा, तो एक करने की कोशिश हो रही है। और पश्चिमी यूनियन, मैंने फिर कहा था कम्युनली सेंसिटिव है, वहां पर आप देखिएगा फिर हिंदू मुसलमान का एक बड़ा डिवाइड जो है सामने आएगा और वो भाजपा को फेवर करेगा। जी, तो आपको क्या लगता है राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका होगी फिर? देखिए भूमिका फिर वही बात है कि जाट, जिस कम्युनल डिवाइड की बात अभी ब्रजेश जी कर रहे थे, उससे आप सहमत हैं? उस क्षेत्र जहां अजीत जी लड़ रहे हैं और जहां जयंत जी लड़ेंगे उनको छोड़कर बाकी जाट, मुझे लगता है भाजपा के साथ जाएगा। अगर ये कम्युनल डिवाइड बढ़ेगा तो वो भाजपा के साथ ही जाएगा। ओके, ठाकुर साहब, आपको क्या लगता है कि पश्चिम के इधर प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, समीकरण क्या होंगे? नहीं, बिल्कुल अभी सही कहा। देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे माइनॉरिटी वोट कहाँ पे जाएगा, वो वोटर कहीं ना कहीं भ्रमित होगा। क्योंकि अगर 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, तो यहाँ का जितना भी माइनॉरिटी वोट है उन्होंने पहले मत बना लिया कि हम भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। उन्होंने पहले भी करा, आगे भी करेंगे। और यहीं पे जो वेल्ट आ जाती है, पूरी जाटों की जो वेल्ट है, इनको एक इस समय सोचने की इनके अंदर एक कम स्थिति ऐसी आ गई है कि हम चौधरी साहब के साथ जाएं, उनके पोते के साथ जाएं, कहाँ जाएं। अगर वो जीत भी जाते हैं तो आगे केंद्र में हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्रदेश में क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी स्थितियां आ जाएंगी कि अगर हम फिर आरएलडी को अगर वोट देते हैं, उनको 1-2 सीटें जिता भी देते हैं, तो आगे वो हमारे लिए क्या करेंगे। तो ये सारी इस समय स्थिति को लेके वहां का जो वोटर है वो खुद ही भ्रमित है कि हम इस बार कहां जाएं। अब दूसरी बात, जिस तरीके से प्रियंका गांधी इनसे मिल रही है जाके, चंद्रशेखर से जाके, तो उसके बाद स्थितियां कुछ बदलती दिख रही हैं। आपको लगता है प्रियंका का चंद्रशेखर से सिर्फ मिल लेने भर से अपने मैसेज चला जाएगा कांग्रेस के लिए, वोट मिल जाएंगे इससे? नहीं, मिलना, देखो सियासत में आप जानते हो, मिलना बेवजह कोई नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ उसके रास्ते होते हैं, कुछ ना कुछ उसके मायने होते हैं। बिना मायने के तो कोई मिलता नहीं है। मायने सिर्फ यही है, उनको अपने पाले में डालना, उनके समर्थक, क्योंकि वहां पे जो जितना दलित वोट है वो बसपा के खाते में ना जाके उनके पास है। सिर्फ मिलने का मकसद ये है। अगर वो इनके साथ आ जाते हैं तो मुझे लग रहा है वहां त्रिकोणीय। ओके, संजय राय कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? संजय को केवल एक बात, और मैं सबसे निवेदन है कि मेरी बात सुन लीजिएगा, 10 सेकंड के लिए, कि इस 1991 के बाद
उत्तर प्रदेश में एक जो समस्या आई कि मुस्लिम को भाजपा के विरोध में वोट लेना और उसके नेता बने मुलायम सिंह जी, लालू जी, मुस्लिम राजनीति समाप्त हुई इससे, मुस्लिम नेता समाप्त हुए। जब से ये लोग भाजपा के विरोध में मुस्लिम को डरा करके वोट लिए तो जो है कि दूसरे दल बढ़े इससे, सूडो सेकुलर पार्टियां, लेकिन मुस्लिम राजनीति इससे समाप्त हुई। ये मुस्लिम समाज सोच रहा है, मुस्लिम समाज में इस बात का चिंतन, देखिए ब्रजेश भाई, बहुत सीधी सी बात है, कह रहे मुस्लिम राजनीति खत्म कर दी। सर सच्चाई ये है कि इनका एजेंडा ही है नफरत की राजनीति। ये सिर्फ क्या करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और ये फिर वही करने का प्रयास कर रहे हैं। आज राष्ट्रवाद का झंडा लिए घूम रहे हैं पूरे देश में साहब। लेकिन सच ये है कि यहाँ की जनता समझ रही है कि जो इस तरीके का ये जो राष्ट्रवाद का झंडा समाप्त नहीं हुई, मुस्लिम नेता खत्म नहीं हुए, जो बीजेपी मुस्लिम है, मुलायम सिंह जी मुस्लिम है, मुलायम सिंह जी मुस्लिम है, लालू जी मुस्लिम है, मुस्लिम राजनीति समाप्त की है। टाइम दिया ना आपको, टाइम दिया ना, टाइम दिया ना। मुस्लिम का नाम लेकर इन लोगों ने मुस्लिम राजनीति समाप्त किया। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से पश्चिम में चुनाव लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का जो झूठा मुखौटा है उसको उखाड़ फेंकने का कांग्रेस पार्टी करेगी। जिस तरह दंगों की राजनीति पश्चिम में लगातार भारतीय जनता पार्टी, अनिल दुबे सबसे ज्यादा दबाव में आती है इस क्षेत्र में, क्योंकि स्टेक आप ही की लगी है, प्रतिष्ठा आप ही की फंसी है। ब्रजेश जी, हम दबाव में नहीं है, इस क्षेत्र में चूके तो गए नहीं, हमको पूरा समर्थन मिल रहा है और हमको जो इनके वादे थे, ये एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे, वो जनता हिसाब लेगी। इन्होंने किसानों पर लाठियां चली, उसका हिसाब लेगी। बीजेपी की बी टीम है भाई, अजीज भाई बैठे हुए जिम्मेदारी ले लेंगे बहन जी की। इतिहास कितना खराब है, ऐसा कोई सगा नहीं। और किसके वोटों का सौदा करती हैं? अरे पहले ले इतिहास देखिए, टिकट बताइए कैसा इतिहास रहा माननीय शिवपाल जी का। अरे इतिहास, अरे साहब पार्टी के हैं, ये इतिहास की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप इतिहास की बात करिए ना, इतिहास भूगोल की बात करिए। पहले दूसरे को कुछ कहने से पहले अपना घर देख लीजिए, अपना घर देखिए। आज जिस तरीके से बीजेपी के गोद में बैठकर खेल रहे हैं आप, बीजेपी खिला रही है आपके पिच से, अपने पिच से खिला रही है बीजेपी, अपने पिच से खिला रही है। संजय राय भी आप समर्थन दे रहे हैं, संजय राय भी समर्थन दे रहे हैं, संजय राय भी समर्थन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव बेहद प्रतिष्ठापरक है। कोई भी समीकरण अब स्पष्ट रूप से तस्वीर स्पष्ट नहीं हो रही है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद निश्चित तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र का विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्याशियों की घोषणा और गन्ना किसानों का मुद्दा इस क्षेत्र में एक बड़ा मायने रखता है। तो पश्चिम में किसका परचम लहराएगा ये बस कुछ ही दिनों में स्पष्ट होने वाला है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।